मात्र 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद जिस अमृत काल का प्रारंभ किया है, तो मैं कह सकता हूं यह अमृत काल के उषा की पहली किरण का समय है। और शायद मेरा तो ये पहला ही वक्तव्य है उसके बाद, और स्थान पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी का वह स्थान जिन्होंने भारत के विष तत्व को हटाकर अमृत तत्व को स्थापित करने के जो कार्य किए, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, केदारनाथ हो, रामेश्वरम हो, यहां तक कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि उन्होंने पेशावर में पंचतीर्थ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। वह स्थान जहां से थोड़ी ही दूरी पर भारत के संविधान के शब्द शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान हो, और क्षेत्र महाकाल का हो, और मंच स्वदेश का हो, तो कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि देश के कालचक्र की गति में एक नए सूर्य का सूर्योदय होने का काल आ गया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की बात कही है, तो हम सबको सोचना चाहिए कि इस विषय में कोई सार्थकता है या विषय सिर्फ एक वक्तव्य है। अगर हम स्वतंत्रता के उपरांत के 75 वर्षों को देखें और इन्हें 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में विभाजित करें, तो देश के अंदर जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है, विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से, तो परिवर्तन बहुत स्पष्ट नजर आएगा। पहले 25 साल 1947 से 72 राजनीतिक दृष्टि से एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, चुनाव होते थे, कभी सरकार नहीं बदलती थी। वैचारिक दृष्टि से भारत की स्वतंत्रता के बाद का कोई भी वसवा का तत्व बहुत दबा हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के ज़्यादातर व्यवस्थाएं यथावत चली आ रही थीं। सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी अपरिहार्य थी। इवन जिस ज़माने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग दिया है, उस ज़माने में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर तब चेक होता था जब आप अंग्रेजी क्वालिफाई कर जाते थे, अदरवाइज नहीं चेक होता था। 72 से 97 दूसरा वर्ष आता है, दूसरा कालखंड। अब परिवर्तन शुरू होता है, डेमोक्रेसी मैच्योर होती है। आप देखिए कि पहली बार वह पार्टी, वह विचारधारा जो स्वतंत्रता के बाद बनी, जो स्व के तत्व को लेकर बनी, उसका धीरे धीरे उद्भव शुरू होता है। हम लोग अगर अपनी बात कहें तो पहले वाले कालखंड में हम एक महत्वहीन राजनीतिक दल थे। दूसरे कालखंड में हम पहली बार केंद्र की सत्ता में साझीदार बनते हैं। 1977 में अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद हम अनेक राज्यों में सत्ता में आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्ण दल बनते हैं। और अगला 25 वर्ष समाप्त होते होते, यानी 97 समाप्त होते होते, उस समय नहीं हुआ था, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, 98 आते आते केंद्र की सत्ता पर हमारा पदार्पण हो जाता है हमारे नेतृत्व में। और अगला 25 वर्ष पूर्ण होता है 1997 से 2022, तो जो सत्ता पर पदार्पण हुआ था वो पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण प्रबलता के साथ स्थापित होकर आ जाता है। तो यह दर्शाता है कि एक परिवर्तन था। और अभी मोहित जैन जी ने कहा कि हम 2014 में आजाद हुए, इस विषय को लेकर बहुत विवादित ढंग से लोग ये बात कहते हैं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी के मन में यदि इसको लेकर एक प्रश्न उठ रहा हो, तो 18 मई सन 2014 का लंदन का ट्रिब्यून अखबार, उसने ये लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत हमें पहली बार मिला। ये कौन लिख रहा है? लंदन का ट्रिब्यून लिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, कोई संघी भाजपाई नहीं बोल रहा है। वो कहता है कि ये 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो राजनैतिक व्यवस्थाएं, जिन विचारों ने भारत को डोमिनेट किया, वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे। और पहली बार एक ऐसी विचारधारा को पूर्ण सत्ता मिली है जो अपने उद्गम में, प्रेरणा में पूर्णतः भारतीय है। अब यह भी देखिए, बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं
अगर हम देखें तो मौलिक रूप से इस देश में 3 प्रमुख राजनीतिक दल माने गए जो राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। कांग्रेस कब बनी? 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, यानी गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों का प्रभाव, एक बहुत बड़ी थ्योरी भी थी कि सेफ्टी वॉल के रूप में उसे बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1925 में। और जो कि अपने को भारतीय कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, यानी वो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की ब्रांच है। तो वो अपने को प्रेरणा में विदेशी, हम एकमात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए, विचार, प्रेरणा, वाणी, वेश, तत्व, दर्शन, सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल बने। बहुत प्रश्न किया जाता है कि साहब आपका मात्र संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हाँ, हम कहते हैं मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे। परंतु जो सवाल हमसे पूछते हैं, और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे, परंतु अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, ये सब जानते हैं कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम हैं। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब बताइए, आप ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई, अपने मातृ संगठन, तुम्हारा मातृत्व भ्रातृत्व कहां था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आया 2022, तो एक और परिवर्तन है। इस समय भारत के सभी प्रमुख पदों पर विद्यमान लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, और चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो यह भी एक काल चक्र के एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे तैयार है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में प्राप्त कैसे करेंगे? तो देखिए, इन 25 वर्षों में जो हमें आगे बढ़ना था, जैसा अभी पुष्यमित्र जी चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन जी ने कहा था कि भारत एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उन्होंने कहा था वो 175 वर्ष का है, और वो 100 ये कहा था श्री अरविंदो ने। और श्री अरविंद का भी 15 अगस्त 2022 150 वर्ष पूरे हुए थे। श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ। उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा। अब कोई संदेह है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था? तो जो 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी, यह संकेत भी 2011 के बाद यानी 2012 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो गया था। तो जो महापुरुषों के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो स्वतंत्रता की सार्थकता कहां से होनी थी? आज हम स्वतंत्र हैं, राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतत्व कितना है? यह वही स्वतत्व है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था। महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। यह स्वराज है क्या? तो उन्होंने यह कहा, स्वराज की पहली शर्त किया, जब तक स्वतंत्रता की सार्थकता का आभास हर गरीब व्यक्ति के हाथ में न पहुंचे,
तो कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया तो क्या कहा? जन धन योजना। ये कैसे संभव था कि भारत महान भारत बनेगा, आधे से ज्यादा लोग 60% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? स्वच्छ भारत अभियान। फिर उन्होंने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा ये स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब जानते हैं क्या था? मतलब ये था, जो परिवर्तन हुआ था 2014 में, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, वो विचार और मानसिकता को बदलने के लिए हुआ था। इसीलिए आपने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कही, पहली बात, ये तीनों विषय किससे संबंधित थे? ये किसी बड़े उद्योगपति या संपन्न वर्ग के लिए थे? ना, तीनों गरीब के लिए थे। जनधन योजना यानी अकाउंट गरीब के लिए था, स्वच्छता का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था, और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक थी। तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो, कोई गुटखे का टुकड़ा हो, कुछ हो, बड़ी आसानी से लोग सड़क पे फेंक दिया करते थे। अब 8 साल में हमने देखा कि हमारे विचार में, सोच में बदलाव आया। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता, हम देखते हैं कि कहां पर जाके कूड़ादान है वहां डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं का, उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। और वह राज्य जो हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे खराब स्थिति थी, वहां स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई। एक सोच में परिवर्तन आया। 46 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। अगली जरूरत क्या होती है गरीब की? बीमारी। घबराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा, तो आयुष्मान भारत योजना आई। अगली जरूरत क्या होती है? शिक्षा। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया। फिर सोच में बदलाव आया। पहले की सरकारें सोचती थी इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। हमने कहा जी सबको देना है। इसलिए हर गांव में बिजली, हर घर में नल का प्रक्रम चल रहा है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, धारणा यदि प्रचलित यह भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया। जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला। यह हमारी ईमानदारी, राष्ट्र के विकास के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण था।